प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध में हथियारों के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी। युद्ध एवं हथियारों के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी या तकनीकी। मित्रों, एक बार फिर से आपसे कहेंगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। चलिए, वर्तमान समय में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बचा हो। ये कोई नई चीज नहीं है आपको बताने के लिए। इसी प्रकार युद्ध के हथियारों के निर्माण से लेकर स्ट्रैटेजी एवं समरतंत्र के निर्माण। स्ट्रैटेजी और समरतंत्र आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े हैं, ठीक है। अब उसके बारे में हम बहुत विस्तार नहीं करेंगे। एक बार संक्षिप्त में आपको बता दे रहे हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है युद्ध के निर्णय से लेकर युद्ध की तैयारी करना और उसके बाद युद्ध के मैदान में पहुंचने तक की जो इतनी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो स्ट्रैटेजी है। अब समरतंत्र क्या है? युद्ध के शुरुआत से लेकर यानी लड़ाई मारपीट, इसकी शुरुआत से लेकर युद्ध के मैदान में युद्ध के निर्णय होने तक यानी हार और जीत तक की संपूर्ण कार्यवाही जो होती है उसे हम लोग समरतंत्र कहते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी युद्ध नीति, समरतंत्र युद्ध कला या युद्ध लड़ने की कला जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए, इसके निर्माण में सभी विज्ञान इसके निर्माण स्ट्रैटेजी एवं समरतंत्र के निर्माण सभी में विज्ञान और तकनीकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान की देन है कि प्रौद्योगिकी विकास एवं हथियारों के विकास में कभी स्थिरता नहीं आई। स्थिरता का मतलब मित्रों, अगर कोई एक हथियार का नया हथियार बन जाता है तो उसके बाद जो है उससे बचने के लिए उसके विकल्प के रूप में हमारा प्रतिद्वंदी भी उन हथियारों को निर्मित करने लगता है। कहने का मतलब उदाहरण के रूप में जैसे हम कह सकते हैं, बंदूक पहले किसी ने बनाया होगा, बारूद की खोज जैसे रोजर बेकन ने किया था ब्रिटेन में, ठीक है। तो बंदूक भी पहले उसी ने बनाया होगा, यानी ब्रिटेन में ही बनाया गया होगा। तोपें पहले वहीं बनाई गई होंगी। जब उन हथियारों का जो है किसी एक युद्ध में प्रयोग हुआ होगा तो उसके बाद जो दुश्मन यानी प्रतिद्वंदी राष्ट्र, उन्होंने भी सोचा होगा कि इनके हथियारों से बचने के लिए अब क्या बनाया जाए, ठीक है। तो बंदूकों की गोलियों से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया और उनका मुकाबला करने के लिए उन्हीं हथियारों को बनाया गया। तोपों से लड़ने के लिए तोपों को बनाया गया, ठीक है। और तोपों से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह और ये टैंकों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो एक प्रकार से जो विरोधी अस्त्र होते हैं, कोई नया हथियार बनता है तो उससे सुरक्षा के लिए प्लस उससे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अन्य हथियार का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार विज्ञान हर समय चलता रहता है, अनुसंधान हर समय चलते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों का स्वभाव जो है हमेशा अपने विपक्षी से श्रेष्ठ बनने का जो स्वभाव है, वही चीज कभी विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कभी अनुसंधान कार्य में स्थिरता लाने ही नहीं देती, ठीक है। चलिए, विरोधी अस्त्र निर्मित करके जब उसे महत्वहीन कर दिया जाता है तो इस प्रकार विकास एवं अनुसंधान का यह क्रम बराबर चलता रहता है। आज विज्ञान और तकनीकी ने सुरक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे हरित क्रांति से खाद्यान्न समस्या दूर हुई, मेडिकल साइंस ने बहुत सी बीमारियों एवं महामारियों को दूर किया, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों एवं औद्योगिक विकास से नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, तो इससे पर्यावरण प्रदूषण भी उत्पन्न हुआ। यानी प्लस और माइनस दोनों परिणाम है विज्ञान के। विज्ञान ने अगर मानव को ऊंचा बनाया तो विज्ञान ने ही मानव को नष्ट करने के लिए परमाणु हथियारों को भी बनाया, ठीक है। चलिए, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों एवं औद्योगिक विकास से नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई तो पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ। दूसरी ओर नए अच्छे ऊर्जा स्रोतों एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोतों हेतु अनुसंधान होना भी प्रारंभ हुआ। अच्छे ऊर्जा स्रोतों का मतलब कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा के स्रोत, जैसे सूर्य भगवान है, कभी जाने वाले नहीं है, सौर ऊर्जा है। बाकी तो सारी ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो सकते हैं। धरती पर जितना कोयला है, जितना पेट्रोलियम पदार्थ है, तेल है, ये सब आज नहीं तो कल कभी ना कभी समाप्त होना ही है। जब ये चीजें पहले से ही अनुमान लगाकर अच्छे ऊर्जा के स्रोतों का खोज किया जाने लगा है, ठीक है। चलिए, और प्रदूषण मुक्त कहने का मतलब और सारे ऊर्जा के स्रोत जो प्रदूषण पैदा करते हैं, कोयले से बिजली पैदा करना, कोयले से निकलने वाले धुएं भी प्रदूषण पैदा करते हैं। इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा गया है। प्रयास यही किया जा रहा है कि प्रदूषण मुक्त रहे, ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को
खोजा जाए। चलिए, ये सत्य है कि विज्ञान और तकनीकी ने सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों भूमिकाएं निभाई हैं, अर्थात शीघ्र विकास हेतु उत्तरदायी टेक्नोलॉजी खतरनाक भूमिका भी निभा रही है। उदाहरण के रूप में हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मित्रों, आप पहले बैलगाड़ी से चलते थे, घोड़े से चलते थे, तो क्या कभी कोई दुर्घटनाएं होती थी? नहीं, दुर्घटनाएं नहीं होती थी। आज हम लोग रेलवे से चल रहे हैं तो रेल दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। हवाई जहाज चल रहे हैं, विमान क्रैश भी हो रहा है। हम लोग मोटर गाड़ियों पे चल रहे हैं तो रास्ते में दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं मोटर पलट जा रही है, कहीं मोटर लड़ जा रही है, तो उससे लोगों की मृत्यु भी हो रही है। हमको जल्दी तो पहुंचा रही है, लेकिन है तो खतरनाक ना। आप पैदल चलेंगे यहाँ से कितनी दूर तक, चाहे जहां आप चले जाइए, कोई खतरा नहीं होगा, रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं होगी। मान लीजिए चोरी डकैती लूट मार, किसी से दुश्मनी हो, हत्या हो जाए, वो बात दूसरी है। लेकिन यात्रा के संबंध में, यात्रा के उपकरणों के संबंध में परिवहन वाली कोई दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। ऐसे पहले जब बैलगाड़ियों से चलते थे तो समय ज़्यादा लगता था, लेकिन दुर्घटनाएं नहीं होती थी। भाई रोड नहीं थी, हम मानते हैं उस बारे में, समय बहुत ज़्यादा लगता था, चोर डाकू पड़ते थे। चोर डाकुओं की बात यहाँ पे नहीं है, केवल दुर्घटनाओं की बातें हैं। ठीक है, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिकाएं विज्ञान ने निभाई है। जैसे थोड़ा सा आपको उदाहरण और दे देते हैं, जैसे थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों के लिए जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो बनाई गई, हर चीज़ों का, घर में सारी चीज़ें विज्ञान और तकनीकी द्वारा निर्मित हो चुके हैं। लेकिन जैसे खाना बनाने के लिए गए सिलेंडर है, चूल्हा है, बिजली से लोग मर रहे हैं, सिलेंडर में भी विस्फोट हो रहा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा है, हम उससे नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा जो है विद्युत कम कीमत पे पैदा कर रहे हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में रिसाव होने से कई हजार लोग मर भी जाते हैं। और विज्ञान ने मानव को लिए ही विज्ञान है, अमानव के विनाश के लिए ही विज्ञान है। ठीक है, हथियार बनाए गए मानवों को मारने के लिए, और बढ़िया जो है, बढ़िया बढ़िया जो है मशीनें बनाई गई, एसी कूलर बनाया गया मानवों को सुरक्षित रखने के लिए। तो दोनों व्यवस्थाएं हैं इसमें। ठीक है, चलिए मित्रों, आगे हम पढ़ लेते हैं युद्ध में तकनीकी का प्रयोग। इसी में हम थोड़ा सा पार्ट में पढ़ेंगे युद्ध में टेक्नोलॉजी, एक क्रम से हम लोग विकास का अध्ययन करेंगे। चलिए संक्षिप्त में हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। बारूद की खोज के बाद युद्ध तथा हथियारों में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हुआ। ये मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है कि युद्ध में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो समझ लीजिए बारूद ही जिम्मेदार है, क्योंकि बारूद ने ही युद्ध को सरल बनाया। नहीं तो उसके पहले तलवार, भाले, धनुष, बाण, लाठियां सब चलती थी, जिसके ताकत होती थी वही जीतता था। लेकिन अगर बंदूक के आने से किसी को गोली मार दीजिए, आपसे लाख गुना ताकतवर हो, मरना ही मरना है उसको। ठीक है, इसके पहले युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियारों की सफलता शारीरिक शक्ति एवं प्रशिक्षण पर निर्भर होती थी। बारूद की खोज के बाद युद्ध में आग्नेय अस्त्रों यानी आग उगलने वाले हथियारों का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। इन हथियारों के निर्माण से युद्ध में शारीरिक शक्ति एवं पुरानी युद्ध कला का महत्व समाप्त हो गया। भाई जहां पहले शारीरिक शक्ति के दम पर लड़ा जाता था, वहीं अब बंदूकों से लड़ा जाने लगा। ये बहुत पहले भी होता है, ये आपको बता चुके होंगे हम। प्रथम विश्व युद्ध के पहले 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक सैन्य उपकरणों के विकास में बहुत तेजी नहीं आई। हथियारों के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी मात्र बंदूक, राइफलें, मशीन गन एवं विभिन्न प्रकार की तोपों के निर्माण तक ही सीमित नहीं रही, उस समय तक यहाँ तक ही सीमित रही। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक अद्भुत खोज हुई, वह थी 1903 में राइट बंधुओं द्वारा अमेरिका में हवाई जहाज का निर्माण। राइट बंधु कौन है मित्रों? बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं है, ये सिर्फ एक प्रकार से जो है कह सकते हैं उस समय जैसे अपने यहाँ मिस्त्री होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार की ये भी एक प्रकार से मिस्त्री होते हैं। जैसे अपने यहाँ देखते हैं कभी कभी जो जुगाड़ टाइप का कर बना लेते हैं ना, जुगाड़, तो ऐसे ये भी जुगाड़ करने के लिए उड़ने का प्रयास करते करते सफल हो गए। जैसे अपने हम देखते हैं 2 पहिए की बाइक होती है, लेकिन उसी 2 पहिए की बाइक को आधा काट कर पीछे से 3 पहिए का बना दिया जाता है, लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और ये पानी निकालने वाले इंजन को 4 पहिए में बदल कर उससे लोग उसका लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो राइट बंधु भी इसी तरह जो है हवाई जहाज का उन्होंने शुरुआत ही किया। बाकी तो जब वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक शोध शुरू हुआ तो और भी आगे बढ़ने लगा। लेकिन राइट बंधु जो थे, जिसमें 2 भाई थे, अर्बिल राइट और विल्बर राइट, ठीक है, ये अमेरिकी नागरिक थे। हवाई जहाज की ही देन है कि युद्ध जो अभी तक जल और थल पर हो रहा था, अब खुला आसमान भी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। वायुयानों के विकास से ही विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों, परिवहन विमान, रॉकेट, प्रक्षेपास्त्र एवं लगभग सभी उड़ने वाले सैनिक एवं असैनिक उपकरणों का निर्माण हुआ। यहाँ तक कि जो ड्रोन वगैरह
बनाकर आज आप देखते हैं शादी विवाह में बनाया जाता है। शादी विवाह में वीडियो कैमरे में प्रयोग किया जाता है ड्रोन, वो भी क्या है, उड़ने वाला ही यंत्र है। प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न प्रकार के राइफलों एवं तोपों के कारण जो खाई युद्ध उत्पन्न हुआ, उस खाई युद्ध के गतिरोध को समाप्त करने के लिए ट्रैक्टर एवं तोपों के सम्मिलित प्रयोग से टैंकों का निर्मित किया गया। ठीक है, इसके बारे में मित्रों आप सब लोग जानते हैं, कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण आपको दे देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। खाई युद्ध का मतलब आना और जाना, आगे बढ़ना पीछे हटना, खत्म। भाई सामने से अगर आप उठकर, खाई युद्ध का मतलब गड्ढे को खोद कर उसमें छुप कर युद्ध करना। गड्ढे से बाहर निकलते हैं तो दुश्मन की गोली आपको निशाना बना देती है। ठीक है, और ये आगे बढ़ना और पीछे हटना जब मुश्किल हो गया तो उस खाई युद्ध के बचने के लिए एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता थी जिसमें सुरक्षात्मक व्यवस्था भी हो, यानी उस पर तोपों, टैंक सॉरी तोपों और ये मशीन गनों, राइफलों का कोई प्रभाव ना पड़े और वो सबको आग उगलते हुए आगे बढ़ते जाए। तो उसके रूप में ट्रैक्टर क्या बोलते हैं, टैंकों के बारे में चुनाव हुआ। यह टैंकों के बारे में चुनाव करना, टैंकों का विचार को जिसके मस्तिष्क में आया वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है टैंकों के बारे में किसने सर्वप्रथम सोचा, या टैंक निर्माण किसके विचार दिमाग की उपज थी, तो है मित्रों विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, तो ऐसे वाहन की जरूरत पड़ी जो हर प्रकार के मौसम में हर प्रकार की भूमि पर चलने की जो क्षमता है, तो हर प्रकार की भूमि में, पानी में और जो है ऊबड़ खाबड़ जमीन में, ऊंची नीची जमीनों में जो चलने की क्षमता होती है, वो वाहन होता है मित्रों ट्रैक्टर। आप जानते हैं धान वगैरह लगाने के लिए खेतों में भी वो चलता है। तो ट्रैक्टर का ही प्रयोग करके उसको मोटे कवच के द्वारा, मोटी चद्दर के द्वारा कवचित की भी किया गया और एक तोप लगाकर, शुरुआत में जो पहला जो टैंक बनाया गया उसमें मशीन गन का प्रयोग हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है उनको आक्रामक क्षमता प्रदान करने के लिए एक शक्तिशाली तोपों का प्रयोग किया जाने लगा और उसी के मिश्रित जो यंत्र बनाया गया उसे हम लोग टैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, टैंकों के निर्माण का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के मस्तिष्क में आया। प्रथम विश्व युद्ध में पूर्व निर्मित उपकरणों में के आधुनिक विकसित स्वरूप सामने आए, जिसमें राइफलें, तोपखाना, जहरीली गैसें, वायरलेस टारपीडो, पनडुब्बियां एवं विभिन्न प्रकार के विमान आदि थे। द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्व निर्मित हथियारों के आधुनिक विकसित स्वरूप के अतिरिक्त अन्य विनाशक हथियारों एवं सैनिक उपकरणों का निर्माण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में टैंकों एवं विमानों के आधुनिक रूप रॉकेट, उड़न बम V1 V2 किसका हथियार है, जर्मनी ने बनाया था मित्रों, याद रखिएगा, पूछा जाता है। रडार, समुद्री युद्ध कला में विभिन्न प्रकार के युद्धपोत, जल सुरंगें, उन्नत पनडुब्बियां, विभिन्न प्रकार के टारपीडो आदि का निर्माण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही विमानवाहक पोत वही है मित्रों, इतना बड़ा इतना बड़ा युद्धपोत, इतना बड़ा जलपोत जिस पर हवाई जहाज उड़ान भर सके, यानी हवाई अड्डे के बराबर जो है युद्धपोत, हवाई अड्डे के बराबर जलपोत, या हम कह सकते हैं कि समुद्र पर तैरता हवाई अड्डा, जिसे हम लोग कहते हैं विमानवाहक पोत। ठीक है, बहुत महंगा होता है मित्रों, ये सबके पास नहीं है आज भी, हमारे पास तो एक है। हमेशा पहले विक्रांत था, उसके बाद विराट आया, उसके बाद एडमिरल गोर्फको हो गया, एक एक क्रम से एक ही है, समझ लीजिए, हमेशा हर समय एक ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो एक भी विमानवाहक पोत नहीं है। चलिए, समुद्र पर तैरता हवाई अड्डा कह सकते हैं। एवं युद्ध के अंतिम समय में परमाणु बम का निर्माण एवं परीक्षण, जो कि 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने किया था, ये आपको पता ही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिका द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को कब्जा जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग भी कर दिया, जिससे संपूर्ण विश्व इसकी विनाशक क्षमता से परिचित भी हो गया। परमाणु हथियारों के बाद अमेरिका ने वर्ष 1952 में न्यूट्रॉन एवं 1958 में हाइड्रोजन बम का भी निर्माण कर दिया, जो परमाणु बम से अधिक विनाशकारी था। इसी के साथ ही भारी मात्रा में रासायनिक एवं जैविक हथियारों का निर्माण एवं भंडारण भी कर लिया। 1960-70 के दशक में इन विनाशक हथियारों के वाहन के रूप में विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्र, जिसमें कम दूरी, मध्यम दूरी,
लंबी दूरी अंतर महाद्वीपीय का निर्माण भी कर लिया गया। इसके प्रयोग से विश्व के किसी भी कोने में शीघ्रता से आक्रमण करना सरल हो गया। परमाणु हथियारों की ही देन है कि अब युद्ध में छोटे हथियारों, राइफलें, तोप, टैंक, लड़ाकू विमान आदि के महत्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया। क्योंकि मित्रों, परमाणु हथियार का मतलब ही है जैसे आग का गोला फेंक दिया जाए, तो चाहे जितनी शक्तिशाली सेनाओं हो, छोटे छोटे हथियारों का महत्व पर प्रश्न चिन्ह तो लग ही जाएगा। 1990 के दशक में हम साइबर युद्ध में प्रवेश करते हैं, जिसमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट जैसे विकासात्मक प्रौद्योगिकी को एक विनाशक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। वर्तमान समय साइबर युग का है, जिसमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट का विनाशक स्वरूप संपूर्ण विश्व के सामने आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मित्रों ये चैप्टर भी कुछ ना कुछ समझ में आपके जरूर आया होगा। बाकी आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। एक बार फिर से मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है।